चलिए ध्यान दीजिए अब। पिछला बातचीत बंद कीजिए अब। पिछला चैप्टर कुल कितना प्रश्न था? सारा याद हो गया ना? ध्यान रखिएगा दोस्तों, याद लगातार रिवीजन करते रहिए। अब जब तक 8वां चलेगा, वैसे छोटा ही चैप्टर है, तब तक 1 से 7 तक के प्रश्नों को बार बार रिवाइज करना है। प्रश्न याद करना कितना जरूरी है ये बात आप समझ ही रहे होंगे, और ये भी बात समझ रहे हैं कि जितने लोग तैयारी कर रहे हैं सबको नौकरी होता नहीं है कि ना है। इसलिए आप चाहते हैं कंफर्म, तो इसके लिए कोई दूसरा रास्ता नहीं है, केवल एक ही रास्ता है कि जितने प्रश्न आपको करवाए जा रहे हैं सबको बार बार रिवीजन करिए। प्रश्नों पर कमेंट करना बहुत जरूरी है। आपसे नहीं होगा कोई बात नहीं है, बहुत है जिससे हो रहा है। तो अब 1 से 7 तक रिवीजन करना आपकी जिम्मेदारी है। रिवीजन लगातार करते रहिए। अब आइए नए चैप्टर की शुरुआत करते हैं। चैप्टर का नाम तो आप जान ही गए हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ गैस। प्रॉपर्टीज ऑफ गैस, गैसों के गुण के संबंध में हम पढ़ेंगे। पदार्थ की ठोस अवस्था, पदार्थ की द्रव अवस्था और पदार्थ की गैसीय अवस्था की चर्चा हम केमिस्ट्री के पहले ही चैप्टर में विस्तार पूर्वक कर चुके हैं, और पहले चैप्टर में हम गैस के ढेर सारे गुणों पर भी चर्चा किए हुए हैं। कुछ नए गुणों की चर्चा हम फिर से करेंगे, लेकिन गैसीय अवस्था क्या है इसका तो कॉन्सेप्ट आपको पहले चैप्टर में मिल गया है। तो आइए एक बार फिर से हम गैसों के गुणों की चर्चा करते हैं। और गैस का जो प्रमुख गुणों में से एक है वो है एक्सपेंसिबिलिटी। एक्सपेंसिबिलिटी, प्रसारणीयता। गैसों में प्रसार करने की एकदम कहिएगा अद्भुत क्षमता होती है। प्रसार करने का मतलब यह हुआ कि गैसों में फैलने की क्षमता बहुत अधिक होती है, बहुत ज्यादा। कोई भी गैस को आप छोड़ दीजिए और कुछ समय के बाद वे किधर गया आप बता नहीं सकते। तो गैसों में प्रसार करने की अद्भुत क्षमता होती है। ठोस में तो प्रसार करने की बिल्कुल क्षमता नहीं होती है। द्रव प्रसार करती है, लेकिन पदार्थ की जिस अवस्था में प्रसारणीयता का, एक्सपेंसिबिलिटी का गुण सबसे ज्यादा है वो गैसीय अवस्था है। हल्की सी हल्की मात्रा में अगर गैस को हम छोड़ दे वायुमंडल में, किसी भी गैस को, सेकेंडों में वे गैस प्रसार करके किधर विलीन हो जाएगा इतने विशाल ब्रह्मांड में, कहना मुश्किल है दोस्त। तो गैसों का सबसे प्रमुख गुण यही है कि वे बहुत ज्यादा प्रसार कर सकते, फैल सकते। द्रव को भी आप नीचे गिरा दीजिए, वो प्रसार करने लगेगा, लेकिन उसकी क्षमता प्रसार करने की गैसों की तुलना में बहुत कम है।
तो गैसों में प्रसारणीयता असीम होती है। थोड़ी से थोड़ी मात्रा गैस एक बड़े से बड़े आकार के बर्तन को भर सकता है। सिलेंडर में भरने वाले 1 लीटर एलपीजी को अगर इस पूरे कमरे में छोड़ दे तो वह पूरे कमरे में फैल जाएगा। 1 लीटर एलपीजी को ला करके 1 केजी एलपीजी को यहां ला करके छोड़ देंगे, अब बंद कर देंगे चारों तरफ से। यहां पर हम कह कहेंगे एलपीजी यहां पर है, बिल्कुल है। अंतिम में जो कहेगा यहां पर भी है, कहां कहां पर है, पूरा रूम में फैल गया। तो गैस की थोड़ी सी मात्रा बड़े से बड़े आकार के बर्तन को भर सकता है, क्योंकि गैस में प्रसार करने की क्षमता अद्भुत होती है, प्रसार करने की क्षमता अद्भुत होती है। अब यह भी समझ लेना जरूरी है कि पदार्थ की इस अवस्था में, गैसीय अवस्था में प्रसार की इतनी क्षमता क्यों होती है? क्या कारण है कि गैस इतने ज्यादा प्रसार कर सकते हैं? तो गैसों में प्रसारणीयता इतनी अधिक इसलिए होती है कि गैस के जो परमाणु होते हैं, उन परमाणु के बीच इंटरमोलिकुलर फोर्स अत्यंत निम्न होते हैं। इंटरमोलिकुलर फोर्स जो होते हैं वो अत्यंत निम्न होते हैं, अर्थात बहुत कम होते हैं। आप जानते ही होंगे कि पदार्थ परमाणुओं से मिलकर बना होता है, चाहे वो किसी भी अवस्था में रहे। तो गैस जिन परमाणुओं से मिलकर बना होता है, तो परमाणु के बीच, एटम के बीच अंतराण्विक बल होता है, इंटरमोलिकुलर फोर्स होता है। तो गैस के परमाणु के बीच इंटरमोलिकुलर फोर्स होता है, लेकिन बहुत कम होता है, बहुत कम। और बहुत कम इंटरमोलिकुलर फोर्स होने के कारण ही गैस का एक परमाणु दूसरे परमाणु को छोड़कर बहुत दूर दूर तक चल जाते हैं। और परमाणु अगर दूर दूर तक जा सकते हैं दूसरे परमाणु को छोड़कर, तो पदार्थ प्रसार कर रहे हैं। तो गैसों में प्रसारणीयता की इतनी अधिक क्षमता इसलिए पाई जाती है कि गैस के परमाणुओं के बीच अंतराण्विक बल, इंटरमोलिकुलर फोर्स अत्यंत ही निम्न होते हैं। गैसों में प्रसारणीयता के गुण बिल्कुल नहीं होता है, क्योंकि गैस के परमाणुओं के बीच अंतराण्विक बल अत्यंत प्रबल होते हैं, जिससे गैस के परमाणु एक दूसरे को छोड़कर भाग ही नहीं सकते हैं, प्रसार नहीं होता। द्रव के परमाणुओं के बीच गैसों से कम अंतराण्विक बल होता है, कम इंटरमोलिकुलर फोर्स होता है, तो द्रव भी थोड़ा बहुत प्रसार करते हैं। तो गैस के पहले गुणों को आप समझ गए हैं। पदार्थ की जिस अवस्था में प्रसारणीयता की अद्भुत क्षमता है, असीम क्षमता है, वो गैसीय अवस्था है। वो कौन सी अवस्था है? गैसीय अवस्था है। गैसीय अवस्था में प्रसारणीयता का गुण इतनी अधिक इसलिए होती है कि गैस के परमाणुओं के बीच अंतराण्विक बल बहुत कम होते हैं, इसलिए परमाणु एक दूसरे को छोड़कर बहुत अधिक दूरी तक गमन कर सकते हैं और गैसों को प्रसार करा सकते हैं। गैस का दूसरा प्रमुख गुण, गैस का दाब की चर्चा हम करते हैं। गैस का दाब। अब गैस के दाबों का क्या मतलब हो गया? मतलब यह हुआ दोस्तों कि अगर हमें गैस का भंडारण करना है, तो हम गैस का भंडारण ठोस और द्रव का जिस तरह करते हैं उस तरह तो कर नहीं सकते हैं। गैस का जब भी भंडारण करना पड़ेगा बंद बर्तन में करना पड़ेगा, है कि ना है? ठोस और द्रव का भंडारण हम खुले बर्तन में कर सकते हैं, लेकिन क्या खुले बर्तन में गैसों का भंडारण कर सकते हैं? तो गैसों का जो भंडारण हम करेंगे एक बंद बर्तन में ही कर सकते। खुले बर्तन में गैसों का भंडारण संभव नहीं है। क्यों नहीं है? इस बात को आप समझ रहे हैं कि समझ रहे?
तो गैसों का भंडारण जब भी होगा बंद बर्तन में ही हो सकता है। कैसा तो नहीं कि बाल्टी लेकर एलपीजी लाने चल गए हैं। ऐसा संभव नहीं ना है, क्योंकि गैसों में प्रसार करने की अद्भुत क्षमता है। अब बाल्टी में गैस लीजिएगा, निकलिएगा लेकर, वो गैस कहां कहां जाएगा गैस को भी नहीं पता है। उसके परमाणु कितनी दूर तक जाएंगे। तो गैस को हम जब भी रखेंगे एक बंद बर्तन में ही रखेंगे, ये बात बिल्कुल क्लियर है। गैस का भंडारण बंद बर्तन में ही हो सकता है। अब अगर आप गैस को एक बंद बर्तन में रख दिए हैं तो गैसों में तो प्रसार करने की अद्भुत क्षमता है। उसके परमाणु बहुत ज्यादा गतिशील होते हैं, उसके परमाणु बहुत ज्यादा गतिशील होते हैं। तो गैस के परमाणु बड़ी गतिशील होते हैं, उनके बीच क्योंकि अंतराण्विक बल होता नहीं है। तो आप बंद बर्तन में गैस को रखे हैं, तो इस बंद बर्तन में रखा गैस प्रसार करना चाहता है, लेकिन प्रसार तो हो नहीं सकता है, लेकिन वो करना चाहता है। तो करने जाने कारण गैस के जो परमाणु है वे लगातार बंद बर्तन के सभी दीवारों पर लगातार ठोकर मारते रहते हैं। लगातार क्या मारते रहते हैं? ठोकर मारते रहते हैं। गैस को जब एक हम बंद बर्तन में भंडारित करते हैं तो गैस में तो प्रसारणीयता का असीम गुण है, उसके परमाणु लगातार गतिशील रहते हैं प्रसार करने के लिए। लेकिन जब बंद बर्तन में उसे हम रख देते हैं तो गैस के परमाणु लगातार गतिशील होने के कारण या लगातार प्रसार करते रहने के कारण वह बंद बर्तन के सभी दीवारों पर क्या मारते रहते हैं? ठोकर मारते रहते हैं। और इस ठोकर से उत्पन्न होता है गैस का दाब। तो गैस को आप जिस बर्तन में रखे हुए हैं वह बंद तो होगा ही, ये बताने की जरूरत नहीं है। गैस को जिस बंद बर्तन में रखा जाता है, गैस उस बंद बर्तन के सभी दीवारों पर क्या डालता है? दाब डालता है। गैस को जिस बंद बर्तन में भंडारित किया जाता है, गैस उन बंद बर्तनों के सभी दीवारों पर क्या आरोपित करता है? दाब। क्योंकि गैस प्रसार करना चाहता है, उसके परमाणु गतिशील होते हैं और यही कारण वे बंद बर्तन के सभी दीवारों पर लगातार गैस के परमाणु ठोकर मारते रहते हैं और परमाणु के ठोकर से ही उत्पन्न होता क्या? तो गैस को बंद बर्तन में रखने पर गैस बंद बर्तन के सभी दीवारों पर दाब डालते हैं। बंद बर्तन के सभी दीवारों पर दाब डालते। ऐसा ठोस द्रव नहीं करते हैं। आप ठोस को एक बर्तन में रख दिए, ठोस केवल नीचे की तरफ दाब डाल रहा है। जब आप एक ठोस को बर्तन में रखते हैं, ठोस जो है उस बर्तन के केवल निचले दीवार पर ठोकर मारता, अगल बगल नहीं। निचले दीवार पर मतलब दाब डालता है, इस दीवार पर दाब नहीं डालता। और यही नहीं, अब कहिएगा कि इस दीवार से सटल नहीं है इसलिए दाब नहीं डालता है, तो आपको हम बता दे कि मान लीजिए कि आप मान लीजिए कि ये आपका ठोस है, इस बर्तन में रखा हुआ है, तो ये ठोस क्या इस दीवार के संपर्क में तो दाब डाले नहीं, दाब डाल रहे, इस दीवार के संपर्क में दाब डाले नहीं, दाब डाला, वे केवल किधर दाब डालते हैं? बर्तन के निचले परत पर। वहीं अगर आप द्रव को रख दिए हैं दोस्तों, वहीं आप अगर द्रव को रख दिए हैं तो द्रव क्या करता है? द्रव केवल उन दीवारों पर ठोकर मारता है जिसके वे संपर्क में है, जिसके वे संपर्क क्षेत्रफल पर दाब डालते हैं। संपर्क क्षेत्रफल पर दाब डालते हैं कौन? द्रव। केवल निचले तल पर दाब डालते हैं कौन? लेकिन गैसों की बात सबसे अलग है। गैस बंद बर्तन के सभी दीवारों पर दाब डालते हैं। गैस बंद बर्तन के
सभी दीवारों पर दाब डालते हैं। ठोस जो है वे निचले सतह पर केवल दाब डालते हैं। द्रव पदार्थ जो है केवल बर्तन के उसी दीवारों पर दाब डालते हैं जिसको वो क्या किया है, यानी ये द्रव भरा है, इस दीवार पर दाब डाल रहा है, इस दीवार पर दाब डाल रहा है, इस दीवार पर दाब, लेकिन यहां पर दाब नहीं डाल रहा है। अब कहिए खुला है तो खुला, तो द्रव हम ठोस को खुला में भी रख सकते हैं। क्लियर हो गया। दूसरा गुण समझ गए कि नहीं समझ गए? गैसों में प्रसारणीयता असीम होती है क्योंकि उनके परमाणुओं के बीच अंतराण्विक बल अत्यंत ही कम होते हैं। गैस को जिस बंद बर्तन में रखा जाता है, गैस उस बंद बर्तन के सभी दीवारों पर क्या डालते हैं? दाब डालते हैं। दाब तो ठोस और द्रव भी डालते हैं जब उन्हें बर्तन में रखा जाता है, लेकिन उसका दाब डालने का तरीका गैसों के समान नहीं है। और कैसे है वो आप जान चुके हैं। और गैस के द्वारा डाले गए दाब को कई स्केल में मापा जाता है। सारा स्केल आपके नोट में एक जगह किया हुआ है, देखिए। तीसरा, गैसों में तीसरा गुण है कंप्रेसिबिलिटी का। संपीड्यता का। तीसरा प्रमुख गुण गैस का है कि गैसों में संपीड्यता का गुण पाया जाता है। गैसों में संपीड्यता का गुण पाया जाता है, कंप्रेसिबिलिटी का गुण पाया जाता है। अब गैसों में संपीड्यता का गुण पाया जाता है, इस गुण का क्या मतलब है? इसको तो हम पहला चैप्टर में विस्तार पूर्वक बताए थे, फिर से बता रहे हैं। संपीड्यता का मतलब हुआ कि दाब लगाकर आयतन को क्या करना, कम कर देना। यानी कि गैसों पर दाब लगाकर हम उसके आयतन को क्या कर सकते? गैसों पर लगा दाब को कम करके गैस के आयतन को क्या कर सकते? बढ़ा सकते। दाब आरोपित करके गैसों के आयतन को कम किया जा सकता है और दाब को घटा के गैस के आयतन को क्या किया जा सकता है? बढ़ाया जा सकता है। मान लीजिए कि यह सिलेंडर है और इसमें मान लीजिए कि भरा हुआ है 1 केजी गैस, क्या हुआ है? भरा हुआ है। तो इस बर्तन में अगर 1 केजी गैस है तो इस 1 केजी गैस का आयतन कितना? तो गैस का आयतन उस बर्तन के आयतन के बराबर होता है जिसमें उसको रखा जाता है। तो 1 केजी गैस है तो इसका आयतन कितना है? तो बर्तन के आयतन के बराबर। लेकिन इस पर दाब डाल करके इसके आयतन को आप क्या कर सकते हैं? कम कर सकते हैं। गैसों को दबाया जा सकता है। गैसों को दबाया जा सकता है, मतलब दाब लगाकर उसके वॉल्यूम को कम किया जा सकता है। ध्यान रखिए, द्रव्यमान संरक्षण नियम के अनुसार द्रव्यमान का कुछ भी करना संभव, द्रव्यमान को घटाया बढ़ा नहीं जा सकता। यह द्रव्यमान संरक्षण नियम बता, हम आयतन की बात कर रहे हैं। तो दाब लगाकर गैसों के आयतन को कम कर सकते हैं और दाब जो गैस के ऊपर लगा हुआ है उसके कम करके उसके आयतन को बढ़ा सकते हैं। इसी गुण को हम कंप्रेसिबिलिटी का गुण कहते हैं, संपीड्यता का गुण कहते हैं। संपीड्यता का गुण पदार्थ के केवल गैसीय अवस्था में मौजूद है। ठोस और द्रव अवस्था में संपीड्यता का गुण नहीं पाया जाता है। यह संपीड्यता का गुण केवल किस अवस्था में मौजूद है? गैसीय अवस्था में।
आप ठोस को दबाकर उसके आयतन को कम कर सकते हैं? बताइए, नहीं कर सकते। आप द्रव को भी दबाकर उसके आयतन को कम नहीं कर सकते हैं, लेकिन आप गैस को दबा करके उसके आयतन को कम कर सकते हैं, यानी कि गैस में संपीड्यता का गुण है। अब आप ये भी समझ लीजिए कि गैसों में अगर संपीड्यता का गुण है, कंप्रेसिबिलिटी का गुण है, तो क्यों है, और ठोस और द्रव में क्यों नहीं है? तो उसका कारण यह है दोस्तों कि गैस के परमाणुओं के बीच इंटरमोलिकुलर स्पेस बहुत ज्यादा होता है। गैस के परमाणुओं के बीच अंतराण्विक दूरी, इंटरमोलिकुलर स्पेस बहुत ज्यादा होता है। इसलिए जब गैसों पर दाब आरोपित करते हैं ना, तो उसके परमाणु निकट आ जाते हैं। अब परमाणु के निकट आने से आयतन क्या होता है, घट जाता है। तो गैसों में संपीड्यता का गुण, कंप्रेसिबिलिटी का गुण इसलिए मौजूद है कि गैस के परमाणुओं के बीच काफी अंतराण्विक स्थान है। दबाने पर वो अंतराण्विक स्थान पर अणु आते जाते हैं, आयतन कम होते जाता है। ठोस और द्रव में संपीड्यता का गुण मौजूद नहीं है, क्योंकि उनके परमाणुओं के बीच उतने स्थान, ठोस में तो बिल्कुल भी अंतराण्विक स्थान नहीं होते, इसलिए उसमें संपीड्यता का गुण बिल्कुल नहीं। लेकिन अगर द्रव की बात करें तो द्रव के परमाणुओं में ठोस से ज्यादा अंतराण्विक स्थान होता है, लेकिन उतना भी नहीं होता है कि वे गैसों की तरह संपीड्यता के गुणों का प्रदर्शन कर सके। तो द्रव और ठोस के परमाणुओं के बीच अंतराण्विक बल उतने नहीं होते हैं कि उसको दबाकर उसके अणुओं को निकट लाकर आयतन को घटाया जा सके। कोई दिक्कत? तो गैसों में एक्सपेंसिबिलिटी का गुण मौजूद है। गैसों को जिस बर्तन में रखा जाता है, गैस उस बंद बर्तन के सभी दीवारों पर दाब आरोपित करती है। गैसों में कंप्रेसिबिलिटी का गुण मौजूद है। तो 3 गुण समझे कि नहीं समझे? चौथे गुणों पर आइए। चौथा है डिफ्यूसिबिलिटी। यानी विसरण शीलता। डिफ्यूसिबिलिटी, विसरणशीलता। अब विसरणशीलता क्या हुआ? तो परस्पर घुल मिल जाने के गुण को ही क्या कहते? विसरण कहते, डिफ्यूजन कहते। परस्पर घुल मिल जाने के प्रकृति को, परस्पर घुल मिल जाने की प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं? विसरण कहते हैं। 2 या 2 से अधिक गैस आपस में बड़ी आसानी से परस्पर घुल मिल सकते हैं। हमारे वायुमंडल में ही कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन गैस प्रमुख रूप से हैं, और ये आपस में अच्छी तरह से घुले मिले हुए हैं कि नहीं? कि आपको पता चल जाता है कि इधर ऑक्सीजन कम है, इधर नहीं बैठेंगे, इधर कार्बन, ऐसा तो नहीं ना? एकदम सभी गैस बड़ी अच्छी तरीके से घुले मिले हुए। परस्पर घुलने मिलने के इसी गुण को क्या कहा जाता है? विसरणशीलता कहा जाता है। विसरणशीलता का गुण द्रव अवस्था में भी मौजूद है। 2 या 2 से अधिक द्रव भी आपस में घुल मिल सकते हैं। दूध में जल मिला दीजिए, दूध भी द्रव, जल भी द्रव, परस्पर घुल मिल गया कि नहीं मिल गया? तो परस्पर घुलने मिलने का गुण, यानी कि विसरणशीलता का गुण गैस में तो मौजूद है ही, लेकिन यह द्रव अवस्था में भी मौजूद है। फिर ठोसों में विसरणशीलता का गुण नहीं पाया जाता है। ठोसों में विसरणशीलता का गुण
नहीं पाया जाता है, तो विसरणशीलता का गुण, डिफ्यूसिबिलिटी का गुण द्रव अवस्था में भी मौजूद है, गैस अवस्था में भी मौजूद है, लेकिन द्रव से कई गुना ज्यादा विसरणशीलता का गुण किसमें मौजूद है? गैस में मौजूद है। अब आप एक्सपेंसिबिलिटी के गुण का कारण जाने कि परमाणुओं के बीच अंतराण्विक बल नहीं है, इसलिए एक्सपेंसिबिलिटी का गुण बहुत ज्यादा है। उसके बाद आप ये भी समझिए कि गैसों में अंतराण्विक स्थान होने के कारण उसमें कंप्रेसिबिलिटी का गुण है। गैसों में विसरणशीलता भी असीम होती है, खासकर द्रव अवस्था से तो ज्यादा होती है। तो इसके भी कारण हम जानने का प्रयास कर रहे हैं कि विसरणशीलता का क्या कारण है, इतनी अधिक विसरणशीलता का गुण क्यों मौजूद है गैस में। तो इसका भी कारण वही है कि इनके परमाणुओं के बीच काफी ज्यादा अंतराण्विक स्थान होते हैं। इनके परमाणुओं के बीच काफी ज्यादा रिक्त स्थान होते हैं। उदाहरण के लिए यह ऑक्सीजन का परमाणु है, ऑक्सीजन का परमाणु है, ऑक्सीजन का परमाणु। अब नाइट्रोजन को मिलाएंगे तो यह अच्छी तरह से घुल मिल इसलिए जाएगा, नाइट्रोजन इस बीच के खाली जगह में जाकर के क्या हो जाएगा? फिक्स हो जाएगा। एक और गैस मिला दीजिए, कार्बन डाइऑक्साइड, यह भी इस खाली जगह में जाकर के क्या हो जाएगा? फिक्स हो जाएगा। तो बात को समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? गैसों में विसरणशीलता का असीम गुण इसलिए मौजूद है कि गैस के परमाणुओं के बीच काफी रिक्त स्थान होते हैं, और जब हम कई गैस को एक साथ मिलाने का प्रयास करते हैं तो उन रिक्त स्थानों में जाकर सारे अणु परमाणु फिक्स हो जाते हैं, एडजस्ट हो जाते हैं और अच्छी तरह से घुल मिल जाते हैं। समझे बातों को? गैसों में एक्सपेंसिबिलिटी का गुण मौजूद है, गैसों में कंप्रेसिबिलिटी का गुण मौजूद है, गैसों में डिफ्यूसिबिलिटी का गुण मौजूद है। गैस को जिस बंद बर्तन में रखते हैं, गैस उन बंद बर्तन के सभी दीवारों पर दाब आरोपित करता है, सभी दीवारों पर दाब आरोपित करता है। गैसों की दाब की बात तो आप कर चुके हैं, लेकिन हम करते हैं गैस का आयतन की बात। आयतन की बात। कि गैस का आयतन कैसे निकाले? ठोस का तो आयतन लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। द्रव का आयतन पराया हम लीटर में मापते हैं। द्रव का आयतन को पराया, ठोस का आयतन निकालने के लिए हम ठोस के लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई कर देते हैं, ठोस का आयतन निकल गया। द्रव के आयतन मापने के लिए प्राय हम जिस स्केल का इस्तेमाल करते हैं वो क्या है? लीटर। एक लीटर बराबर 1000 सेंटीमीटर क्यूब होता है। लेकिन गैस का आयतन कैसे निकालेंगे? तो गैस का आयतन निकालने के लिए पहले गैस प्राप्त करना होगा, तब ना उसका आयतन मापिएगा। गैस प्राप्त करके रखिएगा तब ना उसको आयतन मापिएगा। गैस प्राप्त करके उसको रखिएगा तो कहां रखना पड़ेगा? बंद बर्तन में। अब बंद बर्तन में आप गैस को रख दिए तो गैस का आयतन बराबर हो गया बंद बर्तन का आयतन। बंद बर्तन का आयतन, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। तो गैस का आयतन कैसे निकालते हैं? तो गैस का आयतन उतना ही होता है जितना गैस को हम जिस बंद बर्तन में रखे हैं उस बंद बर्तन का आयतन। तो गैस का आयतन उस बंद बर्तन के आयतन के बराबर होता है जिसमें वो रखा गया है। अगले गुणों को आप ध्यान से देखिए कि गैस की जब बात करते हैं तो हमारा तत्व यानी कि एलिमेंट्स ये भी गैसीय अवस्था में रहते हैं। जैसे ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया,
गैस डायटोमिक होते हैं, इसीलिए O2 लिखते। O2 लिख दिया मतलब ये मॉलिक्यूल्स हो गया, O लिख दिया तो ये परमाणु हो गया। ये ऑक्सीजन का परमाणु, ये ऑक्सीजन का अणु है। अब गैस जितने भी लगभग हैं वो सब दो परमाणु होते हैं, यानी कि दो परमाणु से मिलकर उसके एक अणु बने होते हैं। तो आप कंफ्यूज नहीं करिएगा। तो तत्व यौगिक मिश्रण जो होते हैं तीनों गैसीय अवस्था में रहते हैं। यौगिकों को देख लीजिए, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड यौगिक है, तत्व यौगिक समझ रहे हैं ना आप? जो एक ही परमाणुओं से बना होता है उसे क्या कहते हैं? तत्व को रासायनिक संकेत में व्यक्त किया जाता है। जो एक से अधिक परमाणुओं से बना होता है यौगिक, यौगिक को रासायनिक के सूत्र में व्यक्त किया जाता है। तो तीन प्रकार के पदार्थ हैं दोस्तों, तीन प्रकार के पदार्थ हैं। और तीन प्रकार के पदार्थ जो मुख्य रूप से है रासायनिक रूप से, वो आप जानते होंगे, वे तत्व है, यौगिक है और मिश्रण है। ठीक है ना? एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सर। तत्व, यौगिक और मिश्रण। तो तत्व भी ढेर सारे हैं जो सामान्य ताप पर किस अवस्था में रहते हैं। यौगिक भी कई हैं जो सामान्य अवस्था में किस अवस्था में रहते हैं? गैस अवस्था में। और कई मिश्रण भी है, वो किस अवस्था में रहते हैं? जैसे हमारा सांस लेने वाला हवा क्या है? मिश्रण है, वो भी गैसीय अवस्था में है। तो तत्व भी गैसीय अवस्था में होते हैं, यौगिक भी गैसीय अवस्था में होते हैं और मिश्रण भी गैसीय अवस्था में होते हैं। लेकिन अब तक तत्वों की संख्या कुल कितनी है? 118। और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की बात करिएगा तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में गैसों की संख्या कितनी? 11। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, क्लोरीन, फ्लोरीन, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और रेडॉन। तो पीरियोडिक टेबल में कुल कितने तत्व गैसीय अवस्था में है? 11 तत्व ऐसे हैं जो गैसीय अवस्था में है। 11 तत्व ऐसे हैं जो गैसीय अवस्था में है, जिसमें 6 इनर्ट गैस है। सामान्य गैस में ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, क्लोरीन और फ्लोरीन 5 गैस और 6 इनर्ट गैस 11 गैस। क्लियर हो गया? तो ऐसे कितने तत्व हैं जो गैसीय अवस्था में पाए जाते हैं? कितना? 11। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, क्लोरीन, फ्लोरीन और इनर्ट गैस की संख्या कुल कितनी है? 6। क्लियर हो गया? हमको लगता है कि गैसों के गुणों को आप समझ चुके हैं। गैसों में एक्सपेंसिबिलिटी का गुण मौजूद होता है। गैस को जिस बंद बर्तन में रखा जाता है, गैस उस बंद बर्तन के सभी दीवारों पर दाब डालता है। गैसों में कंप्रेसिबिलिटी का गुण मौजूद होता है। गैसों में डिफ्यूसिबिलिटी का गुण मौजूद होता है। गैस का आयतन उतना ही होता है जितना बंद बर्तन का आयतन होता है। और अभी हम यौगिक तो लाखों हैं अब तक बन चुके हैं, तो हम यौगिकों की बात नहीं किए हैं, लेकिन तत्व की तो संख्या 118 है। और 118 तत्व में जितने भी गैसीय अवस्था में है उसकी संख्या कुल कितनी है? 11 है। तो आप समझ ही गए। कहिए कोई दिक्कत? अब जानिए कि किसी निश्चित द्रव्यमान वाले गैस किसी
निश्चित द्रव्यमान वाले गैस का आयतन क्या होगा? बताइए। कुछ कुछ दिमाग लगाइए। तो कहिएगा जान चुके बंद बर्तन के आयतन के बराबर, इसमें कोई दिक्कत है ही नहीं। तो किसी निश्चित द्रव्यमान वाले, मान लीजिए आपके पास 1 केजी गैस है, 2 केजी गैस है, 4 केजी गैस है, 5 केजी गैस है, जितना मन उतना गैस है, लेकिन उसका आयतन कितना है? तो आयतन उतना ही है जितना बंद बर्तन का है, आयतन उतना ही जितना बंद बर्तन का है। लेकिन उस बंद बर्तन का जो आयतन है, उसमें जो गैस का आयतन है, वो आयतन बदल सकता है। कब बदल सकता है? जब बदला होगा दाब में, बदला होगा ताप में। एक निश्चित द्रव्यमान वाले गैस एक बंद बर्तन में रखा हुआ है, उस गैस का आयतन बंद बर्तन के आयतन के बराबर होगा, बिल्कुल सही है। लेकिन उन आयतन में बदलाव हो सकता है। कैसे बदलाव हो सकता है? जब बर्तन पर लगा दाब और बर्तन के ताप को हम बदल दे तो गैसों का दाब भी, गैसों का आयतन भी क्या हो जाएगा? बदल जाएगा। यानी कि एक निश्चित द्रव्यमान वाले गैसों का आयतन कितना होगा, ये डिपेंड करता है ताप और ताप। एक निश्चित द्रव्यमान वाले गैसों का आयतन निर्भर करता है गैस के ऊपर लगा दाब और गैस का ताप पर। अगर हम ताप और दाब को बदल दे, अगर हम किसी गैस के दाब या ताप को बदल दे तो उस गैस का आयतन भी क्या होगा? बदल जाएगा। उस गैस का आयतन भी क्या हो जाएगा? अगर गैस के ताप और दाब को, या गैस जिस बर्तन में रखा है उस बर्तन के ही ताप और दाब को बदल दे तो गैस का आयतन में क्या हो जाएगा? बदलाव। लेकिन सवाल है कि आयतन और ताप में बदलाव से आयतन किस प्रकार बदलेंगी? सवाल यही है दोस्तों कि ताप और ये तो बात आप जान गए कि गैसों के ऊपर लगा दाब और गैसों का ताप बदलेगा तो गैसों का आयतन बदल जाएगा। द्रव्यमान तो निश्चित ही रहेगा। द्रव्यमान को आप कांस्टेंट मानकर चलिए, क्योंकि कुछ भी हो जाए द्रव्यमान में कोई परिवर्तन हो नहीं सकता। यह द्रव्यमान संरक्षण नियम बतलाता है कि द्रव्यमान का ना तो सृजन हो सकता है, न ही द्रव्यमान का विनाश हो सकता है। तो द्रव्यमान की हम बात नहीं करें। एक निश्चित द्रव्यमान वाले गैस का आयतन निर्भर करता है गैस के ऊपर लगे दाब और ताप पर। अगर दाब और ताप में बदलाव होगा तो आयतन बदल जाएगा। लेकिन कैसे दोस्तों? तो इसका जवाब कई वैज्ञानिकों ने समय समय पर दिया है कि आखिर दाब और ताप में बदलाव से निश्चित द्रव्यमान वाले गैस का आयतन कैसे बदलेगा। इसके लिए समय समय पर कई वैज्ञानिक नियम प्रतिपादित किए हैं, जिसको गैस का नियम कहते हैं। क्या कहते हैं? तो कई वैज्ञानिकों के द्वारा गैस के नियम प्रतिपादित किए गए हैं और उन नियमों के तहत हमें यह जानकारी मिलेगी कि आखिर ताप और दाब के बदलाव से निश्चित द्रव्यमान वाले गैस का आयतन कैसे बदलेगा, किस प्रकार बदलेगा, किस अनुपात में बदलेगा। तो आइए अब उन वैज्ञानिकों को याद करते हैं और उन नियमों को समझने का प्रयास करते हैं। और सबसे पहला नियम,
बॉयल का नियम। बॉयल का नियम एक बार तो परीक्षा में यही पूछे कि बॉयल का नियम किससे संबंधित है? वेरी गुड, गैसों से संबंधित है। ये बात तो आप जान ही गए हैं। तो गैसों से संबंधित है बॉयल का नियम। ये प्रश्न पूछा हुआ है, नोट में भी होगा। नोट में तो सारा प्रश्न एक जगह कर ही दिए हैं, और इसके बाद ना कोई प्रश्न है ना इससे बाहर पूछेगा। ठीक है ना? बहुत है कि तरह तरह की किताब खरीदते रहते हैं। हम आपको बोले ना सारा किताब एक जगह है, नोट में है। भटकना नहीं है, बार बार प्रश्नों को रिवीजन करना। और जो भी ईमानदारी पूर्वक किसी चैप्टर का क्वेश्चन पूरा याद कर लिए होंगे, उसको किसी भी एग्जाम के उस चैप्टर के क्वेश्चन में तो दिक्कत नहीं होता। एसिड बेस में 115 क्वेश्चन है, 126 क्वेश्चन है। अगर 126 क्वेश्चन याद कर लिए तो कोई भी एग्जाम में एसिड बेस का क्वेश्चन पूछेगा, उस 126 में से कोई एक पूछेगा और आप उसका जवाब देने में पूरी तरह से सक्षम होइएगा। अब बहुत क्या हो रहा है, लूसेंट पढ़ने जा रहा है इधर उधर। अब हम पढ़ा रहे हैं लूसेंट, बॉयल का नियम लूसेंट में न है। हम जो पढ़ा रहे हैं दोस्तों, सब बुक का एक जगह कलेक्शन करके पढ़ा रहे। ऐसा तो नहीं कि हम प्रोफेसर रिसर्च करते हैं घर पर तब आकर आपको पढ़ाते हैं। मेरा काम भी यही है कि सारे सोर्स से जानकारी को क्या करना, इकट्ठा करना और आपको व्यवस्थित तरीके से दे देना ताकि आप उसको याद कर ले। अब हम पढ़ा रहे हैं, कोई जाएगा लूसेंट लेकर जा रहे उधर रट रहा है। अरे क्या है जी, बॉयल का नियम कौन पढ़ेगा जो तुमको पढ़ाए हैं? तो कुछ नहीं करना है, घर पर एकदम बार बार प्रश्नों का रिवीजन करना है। और प्रश्नों का रिवीजन कर लेगा, कोई दिक्कत नहीं होने का। और जो चैप्टर का पूरा याद कर लिया है उसको निश्चित ये पता होगा कि कहां पर कैसा प्रश्न पूछा जा रहा है और आप उसे पूरा बना रहे हैं, है कि ना है? आइए दोस्तों, बॉयल लो का कहना है कि अगर गैसों का द्रव्यमान को क्या करें, कांस्टेंट रखते। गैसों के द्रव्यमान को क्या रखते हैं? कांस्टेंट। अगर द्रव्यमान कांस्टेंट है तो गैस के द्रव्यमान को किसमें व्यक्त किया जाता है? प्रायः मोलों की संख्या में। एक बार पुनः ध्यान दीजिए, मोलों की संख्या बराबर होता है द्रव्यमान बट्टे आणविक या परमाणु द्रव्यमान। वेरी गुड। तो अगर मान लीजिए किसी गैस का द्रव्यमान कांस्टेंट है तो उसका मोलों की संख्या भी कांस्टेंट रहेगा कि नहीं रहेगा? रहेगा कि नहीं रहेगा? मोलों की संख्या बराबर होता है गैस का द्रव्यमान जो लेना होता है केवल ग्राम में। केजी में भी दिया है तो ग्राम में बदलना पड़ता है। तो एक गैस का द्रव्यमान अगर हम कांस्टेंट माने हैं तो उस गैस के मोलों की संख्या भी क्या हो जाएगा? कांस्टेंट, क्योंकि मोलों की संख्या बराबर द्रव्यमान बट्टे आणविक द्रव्यमान या परमाणु। तो एक गैस का जो आणविक द्रव्यमान है, परमाणु द्रव्यमान है, वो तो बदलता नहीं है। ऑक्सीजन का आणविक द्रव्यमान होता है 32 ग्राम, 16 दूनी 32। तो अब ऑक्सीजन का 32 ग्राम होता है, ये किसी भी अवस्था में बदलेगा? नहीं बदलेगा। तो आणविक द्रव्यमान, परमाणु द्रव्यमान वो कांस्टेंट होते हैं और आप द्रव्यमान को कांस्टेंट बना दिए हैं, तो मोलों की संख्या क्या रहेगा? तो अगर मान लीजिए कि हम कह रहे हैं कि यहां पर द्रव्यमान कांस्टेंट है गैस का, तो आप ये भी मानकर चलिएगा कि गैस के मोलों की संख्या भी क्या बना हुआ है? कांस्टेंट बना हुआ है। और अगर हम बोले कि यहां पर गैसों की मोलों की संख्या कांस्टेंट है तो इसका मतलब है कि यहां द्रव्यमान भी क्या है? और ऐसा क्यों है? इस बात में कोई कंफ्यूजन नहीं ना है दोस्तों? नहीं, कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि टैलेंटेड लोगों की पहली पसंद ज्ञान बिंदु है।
तो बॉयल के नियम में द्रव्यमान क्या है? अब मोलों की संख्या कांस्टेंट। द्रव्यमान को पढ़ा है छोटा m में और मोलों की संख्या को n में व्यक्त किया जाता है। लगभग जितने भी राइटर का हम बुक देखे हैं, सभी राइटर द्रव्यमान के लिए गैस वाला चैप्टर में छोटा m का इस्तेमाल किए हैं और मोलों की संख्या के लिए n का इस्तेमाल किए हैं। हालांकि यह कोई नियम नहीं है, ऐसा कोई SI यूनिट के तरफ से नियम नहीं बना दिया कि इसके लिए आप इसलिए यही इस्तेमाल कीजिए, लेकिन प्रायः m द्रव्यमान और n मोलों की संख्या के लिए इंडिकेशन है और हर राइटर इसका इस्तेमाल करते हैं, हम भी इस्तेमाल कर रहे हैं। तो m कांस्टेंट है, n कांस्टेंट है, मतलब द्रव्यमान और मोलों की संख्या। तो बॉयल का कहना है कि अगर गैस का द्रव्यमान कांस्टेंट है तो गैस का आयतन उसके दाब के इनवर्स प्रोपोर्शनल होते हैं, व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। गैस का आयतन गैस के दाब के बीच व्युत्क्रमानुपाती संबंध होता है, इनवर्स प्रोपोर्शनल का संबंध होता है। और आसान भाषा में अगर हम बात करें तो बॉयल कह रहा है कि गैस का आयतन और गैस के दाब के बीच उल्टा रिलेशन है, एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा। अगर गैसों के दाब को बढ़ाया जाए तो गैस का आयतन क्या होगा? घट जाएगा। और एक चीज और कांस्टेंट है, टेम्परेचर कांस्टेंट। क्या कांस्टेंट है? टेम्परेचर। बॉयल के नियम में गैस का द्रव्यमान और टेम्परेचर दोनों, द्रव्यमान तो हर नियम में कांस्टेंट रहेगा, द्रव्यमान हर नियम में कांस्टेंट रहेगा। तो बॉयल का कहना है कि अगर गैस का ताप नियत हो, ताप में कोई बदलाव ना होता हो, तो निश्चित द्रव्यमान वाले गैस का आयतन, निश्चित द्रव्यमान का मतलब कांस्टेंट मास का वॉल्यूम उसके दाब के व्युत्क्रमानुपाती होते। अगर गैस का ताप और द्रव्यमान नियत है तो गैस का आयतन उसके दाब के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, यानी गैस के ऊपर दाब बढ़ाइएगा तो आयतन घटेगा, दाब घटाइएगा आयतन बढ़ेगा, बरसते टेम्परेचर क्या हो। यानी बॉयल का नियम गैसों के आयतन और गैसों के दाब के बीच के संबंधों का जिक्र किए है। बॉयल का नियम गैस के आयतन और गैस के दाबों के बीच के संबंध को बतलाता है। बॉयल का नियम कहता है कि अगर गैस के ताप को नियत रख दे तो नियत द्रव्यमान वाले गैस का आयतन उस गैस के दाब के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, यानी दाब घटाने पर आयतन क्या होगा? बढ़ेगा, दाब घटाने पर गैस का आयतन, यानी कि गैस के दाब को दुगुना कर दे जाए तो आयतन घटकर आधा हो जाएगा। एक गैस का आयतन को दुगुना करना है तो दाब घटाकर आधा करना होगा। यानी बॉयल का नियम कहता है कि मान लीजिए गैस पर 18 पास्कल का दाब है और इस पर गैस का आयतन मान लीजिए कितना है? 20 लीटर। तो बॉयल का कहना है कि दाब बढ़ाकर दुगुना कर दीजिएगा तो आयतन घटकर क्या हो जाएगा? आधा। या दाब घटाकर आधा कर दीजिएगा तो आयतन बढ़ करके हो जाएगा दुगुना। क्लियर हो गया? समझ गए? तो हमको नहीं लगता कि बॉयल के नियम में कोई दिक्कत हुआ होगा। बॉयल का नियम गैसों के आयतन के बीच, गैस के आयतन और दाब के बीच संबंधों का जिक्र करता है जब उसका ताप क्या हो? कांस्टेंट हो, मोलों की संख्या क्या हो? कांस्टेंट। द्रव्यमान तो कांस्टेंट हो ही गया। अब मैथमेटिक्स आप पढ़ते होंगे, समानुपातिक राशि को बराबर करने के लिए कांस्टेंट की आवश्यकता पड़ती है। अगर आप मैथ पढ़ते होंगे तो जानते होंगे कि समानुपातिक राशि को बराबर करने के लिए एक कांस्टेंट की आवश्यकता पड़ती है।
नहीं जानते तो टेंशन नहीं लीजिएगा, मैथ जानिएगा जान जाइएगा। कांस्टेंट लगा दिए क्या, पी बराबर हो गया, यानी पी भी बराबर क्या हो गया, कांस्टेंट। अब बॉयल कर रहा है कि गैस एक निश्चित ताप पर गैस के दाब और आयतन का गुणनफल एक नियत राशि होती है। यानी कि अगर इस दाब को P1 और इस दाब को आप क्या मान लीजिए V1, और आप दाब को P1 से बदलकर P2 कर दीजिएगा तो आयतन भी गैस का V1 से बदलकर V2 हो जाएगा, और इसका भी गुणनफल क्या होगा, K ही होगा। इसका भी गुणनफल, अब फिर P2 से बढ़ाकर आप P3 कर दीजिएगा तो आयतन भी V2 से V3 हो जाएगा, और इसका भी गुणनफल क्या हो जाएगा। तो बॉयल के नियम से एक फार्मूला प्राप्त होता है, वो है P1 V1 बराबर P2 V2। P1 V1 बराबर P2 V2 किसके नियम से प्राप्त होता है, और इस नियम में टेम्परेचर क्या रहता है, मोलों की संख्या क्या रहता है। क्लियर हो गया, बात को समझ गए, कोई दिक्कत। तो बॉयल का नियम हो गया। तो बॉयल का नियम गैस के आयतन और दाब के बीच के संबंधों को बताता है, और गैस के आयतन और गैस के दाब के बीच व्युत्क्रमानुपाती संबंध होता है। कैसा संबंध होता है, व्युत्क्रमानुपाती संबंध होता है। गैस के दाब और आयतन के बीच कैसा संबंध होता है, व्युत्क्रमानुपाती संबंध है। गैस का अगर दाब दुगुना करेंगे आयतन आधा हो जाएगा। अगर गैस के आयतन को दुगुना करना है तो दाब को क्या करना पड़ेगा, आधा करना पड़ेगा। वेरी गुड। अब दोस्तों ये बात तो हम जान गए, क्या जान गए कि बॉयल के नियम से हमें गैस के आयतन और गैस के दाब के बीच का संबंध प्राप्त होता है, और वो संबंध को अगर हम सीधा बोले तो P1 V1 बराबर P2 V2। तो बॉयल का नियम गैस के आयतन तथा गैस के बीच के संबंधों को बतलाता है, लेकिन बॉयल के इन्हीं संबंधों के आधार पर हम गैस के दाब और गैस के घनत्व के बीच के संबंध को जान सकते हैं। गैस के दाब तथा घनत्व के बीच का संबंध भी जाना जा सकता है। किसके नियम से, बॉयल के नियम से। तो बॉयल का नियम निश्चित ही गैस के आयतन और गैस के दाबों के बीच के संबंध को बतलाए हैं, लेकिन इन संबंधों के बेसिस पर, इन संबंधों के आधार पर हम एक और संबंधों को जान सकते हैं, वो है गैस के दाब और गैस का घनत्व। गैस का दाब और गैस का घनत्व, इनके बीच क्या संबंध है, ये भी किसका नियम बतलाएगा, बॉयल का नियम। आइए अब प्रयास करते हैं कि बॉयल के नियम से ये जाने कि गैस के दाब और गैस के घनत्व के बीच कैसा संबंध है। लेकिन उससे पहले हमें यह जानना पड़ेगा कि घनत्व डेंसिटी इक्वल टू होता है द्रव्यमान बटा आयतन। द्रव्यमान बटे, और बॉयल के नियम P1 V1 बराबर, इनमें मोलों की संख्या कांस्टेंट है तो द्रव्यमान भी क्या है, और हम मान लिए द्रव्यमान क्या है, m है। हम द्रव्यमान क्या मान लिए, तो पहला आयतन कितना है, तो हम मान लेते m बटे V1 बराबर D1। द्रव्यमान बटा आयतन बराबर घनत्व, और हम मान लिए कि V1 आयतन वाला का घनत्व क्या है, D1 है, और फिर द्रव्यमान तो कांस्टेंट है जी। अब फिर m बराबर V2 बराबर क्या हो जाएगा। क्या इन संबंधों में आपको कोई दिक्कत है, घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे
आयतन घनत्व बराबर द्रव्यमान बट्टे। हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि बॉयल के नियम के तहत गैस के दाब और घनत्व के बीच कैसा संबंध है। तो बॉयल के नियम में द्रव्यमान कांस्टेंट है और हम मान ली कि द्रव्यमान कितना है m। और पहली स्थिति में आयतन गैस का V1 है, दूसरी स्थिति में तो m बराबर V1 बराबर घनत्व तो निकलेगा। तो घनत्व हम मान ली कितना है D1। अब फिर m द्रव्यमान तो चूंकि बदलेगा नहीं, लेकिन आयतन आपका क्या हो चुका है, तो m बराबर V2 को हम मान ली क्या D2। कोई दिक्कत है जी? आइए, अगर m बराबर V1 बराबर D1 तो V1 बराबर m बटे D1 हो जाएगा। इसमें भी V2 बराबर m बटे D2 हो जाएगा। कोई दिक्कत? अब V1 का मान कितना निकल चुका है m बटे D1। अब बराबर V2 का मान कितना निकल चुका है m बटे D2। अब हमको नहीं लगता कि m क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो P1 बाय D1 बराबर P2 बाय, और इसका मतलब हुआ कि P समानुपाती D। ऐसा तबे संभव है P समानुपाती D। समानुपातिक राशि को बराबर करने के लिए आपको क्या लगाना पड़ेगा, तो कांस्टेंट बराबर हो जाएगा P बाय D। तो P बाय D बराबर कांस्टेंट होगा, तबे होगा P1 बाय D1 बराबर P2 बाय। तो अगर ये रिलेशन प्राप्त हुआ तो ये रिलेशन सीधा बता रहा है कि P समानुपाती D, यानी गैस के दाब और घनत्व के बीच सीधा समानुपाती का संबंध है। गैस के दाब और घनत्व के बीच सीधा समानुपाती का संबंध है। अगर गैस का दाब बढ़ेगा तो आयतन घटेगा लेकिन घनत्व बढ़ेगा। गैस का दाब घटेगा तो आयतन बढ़ेगा लेकिन घनत्व घटेगा। क्लियर हो गया? समझ गए बातों को? कोई दिक्कत नहीं ना? तो बॉयल के नियम ना सिर्फ गैस के आयतन और दाब के बीच के संबंधों को बताता है, बल्कि बॉयल के नियम से हम गैस के दाब और घनत्व के बीच के भी संबंधों को जान सकते हैं। एक बार पुनः सुनिएगा। बॉयल के नियम के अनुसार हम न सिर्फ गैस के आयतन और दाब के बीच के संबंधों को जान सकते हैं, बल्कि बॉयल के नियम के अनुसार गैस के घनत्व और दाब के बीच के भी संबंधों को जाना जा सकता है। और ये संबंध कैसा है, तो आयतन और दाब के बीच का संबंध व्युत्क्रमानुपाती है। गैस के आयतन और दाब के बीच का संबंध व्युत्क्रमानुपाती या इनवर्स प्रोपोर्शनल का, और गैस के दाब और घनत्व के बीच का संबंध समानुपाती है। क्लियर हो गया? बॉयल के बाद अब आ जाइए चार्ल्स के नियमों पर। चार्ल्स लॉ। बॉयल का नियम गैसों से संबंधित है और चार्ल्स देख ही रहे, चार्ल्स का नियम भी गैसों से संबंधित है। अब चार्ल्स का नियम क्या कहता है, तो चार्ल्स के नियम में कहता है कि अगर मोलों की संख्या कांस्टेंट और गैस का दाब क्या हो, कांस्टेंट। बॉयल ने गैस के ताप को कांस्टेंट किया था, बॉयल ने गैस को ताप को कांस्टेंट किया था, चार्ल्स ने गैस के दाब को कांस्टेंट किया है। चार्ल्स का कहना है कि अगर गैस के दाब को नियत रखा जाए तो निश्चित द्रव्यमान वाले गैस का आयतन उसके परम तापमान के क्या होते हैं, समानुपाती होते हैं। परम ताप यानी कि एब्सोल्यूट टेम्परेचर का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। गैस का आयतन गैस के परम ताप के एब्सोल्यूट टेम्परेचर का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है।
यहां पर एक चीज का जिक्र हो रहा है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर। एब्सोल्यूट टेम्परेचर, इसको हिंदी में क्या कहते हैं? परम ताप। ये परम ताप क्या है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर क्या है? दोस्तों, तापमान मापने का जो SI स्केल है, SI यूनिट है, वो क्या है? केल्विन। क्या है? केल्विन है। और जब हम टेम्परेचर को केल्विन स्केल पर काउंट करते हैं, जब टेम्परेचर को हम केल्विन स्केल पर काउंट करते हैं, तब हम उस ताप को क्या कहते हैं? परम ताप कहते हैं। तो परम ताप कोई विशेष ताप नहीं है, बल्कि जब हम तापमान को केल्विन स्केल पर काउंट करते हैं तो उसे क्या कर देते हैं? परम ताप। 56 डिग्री सेल्सियस, 50 डिग्री सेल्सियस एब्सोल्यूट टेम्परेचर नहीं है, ये परम ताप नहीं है, क्योंकि ये केल्विन में नहीं है, डिग्री सेल्सियस में है। लेकिन वही 300 केल्विन ताप, 400 केल्विन ताप, 500 केल्विन ताप, ये कौन ताप है? ये परम ताप है। अगर आपको कहते कि परम ताप 300 है, तो आप मानिए कि 300 केल्विन की बात हो रही है। केल्विन स्केल पर मापे गए ताप को ही एब्सोल्यूट टेम्परेचर कहते हैं, परम ताप कहते हैं। तो ये बात ध्यान रखना जरूरी है कि चार्ल्स ने ताप की बात नहीं की है, बल्कि परम ताप की बात की है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर की बात की है। यानी कि चार्ल्स केल्विन स्केल के आधार पर अपने नियमों की व्याख्या की है। तो अगर गैस का दाब नियत रहे, अगर गैस का दाब नियत रहे, तो गैस का आयतन उसके परम ताप के सीधा समानुपाती होते हैं। और सीधा समानुपाती संबंध का मतलब क्या हुआ, यह बात आप अच्छी तरह से जान रहे हैं। सीधा समानुपाती का मतलब हुआ कि टेम्परेचर बढ़ेगा तो आयतन बढ़ेगा, टेम्परेचर घटेगा आयतन घटेगा, लेकिन तब जब प्रेशर, मोलों की संख्या कांस्टेंट। कोई दिक्कत है? अब आइए कि चार्ल्स के नियम से एक अद्भुत घटना हमें जानने को मिलती है। परम ताप किसे कहते हैं? परम ताप किसे कहते हैं? केल्विन में व्यक्त ताप को परम ताप कहते हैं। चार्ल्स का कहना है कि गैस का आयतन, यहां पर देखिए दो स्थिति है। अब कहिएगा कि कौन चार्ल्स के नियम का सही विवरण है? कौन? बात को समझ रहे ना? बिल्कुल ये चार्ल्स का नियम नहीं है। चार्ल्स का नियम केल्विन स्केल पर। तो चार्ल्स का कहना है कि गैस का आयतन ताप के परम ताप के क्या होते हैं? समानुपाती है। और चार्ल्स ने प्रेशर को क्या रखा है? कांस्टेंट रखा। अब चार्ल्स के अनुसार सीधा समानुपाती संबंध है दोस्तों, तो इसका मतलब टेम्परेचर घटाएंगे तो आयतन घटेगा, टेम्परेचर घटाएंगे तो आयतन घटेगा, टेम्परेचर और घटाएंगे आयतन और घटेगा, टेम्परेचर घटाते जाएंगे आयतन घटते जाएगा। है कि नहीं? ऐसा होगा कि नहीं? सीधा समानुपाती संबंध तो यही बताता है कि ऐसे ही रिलेशन आगे बढ़ेगा। तो चार्ल्स के नियम के अनुसार अगर हम गैस के टेम्परेचर को घटाएंगे आयतन घटेगा, टेम्परेचर को और घटाएंगे आयतन और घटेगा, टेम्परेचर को घटाते जाएंगे आयतन घटते जाएगा। और बताइए कि अगर टेम्परेचर को घटाते घटाते 0 केल्विन कर दिए तो आयतन भी घटते घटते क्या हो जाएगा? नहीं हो जाएगा। यानी कि 0 केल्विन पर वॉल्यूम भी चार्ल्स के अनुसार क्या हो जाएगा?
जीरो हो जाएगा। जगाइए इसको, सो रहा है क्या जी? आए शाम को नींद लग रहा है, सामने गांव के हिसाब से तो रात हो गया है है कि ना है? अब तो गांव में बिजली की उपलब्धता बहुत ज्यादा हो गई है, ठीक है, बहुत ज्यादा हो गई। नहीं तो जब बिजली की उपलब्धता नहीं थी तो 9 बजे रात को घूमने वाले पर लोग कॉन्शस हो जाते थे कि बगल वाला गांव के तो नहीं कोई घुस गया है। आइए ध्यान दीजिए, तो चार्ल्स का नियम यह बतलाता है कि केमिस्ट्री का पूरा नोट आ जाएगा दोस्तों। बस संडे को पूरा नोट, केमिस्ट्री का पूरा नोट अप टू डेट आ जाएगा, ठीक है। तो 0 केल्विन टेम्परेचर पर चार्ल्स के अनुसार वॉल्यूम भी कितना? 0। अब आपको यह संभव लग रहा है? न लग रहा? ध्यान दीजिए, चार्ल्स के नियम के अनुसार तो ये बिल्कुल ठीक है कि नहीं? चार्ल्स ने संबंध दे दिया कि आयतन परम ताप के यानी केल्विन ताप के सीधा समानुपाती, और सीधा समानुपाती ताप का मतलब ही होता है कि जितना कम करेंगे आयतन उतना कम होगा, और अगर हम टेम्परेचर को घटाते घटाते 0 केल्विन कर दे तो आयतन भी चार्ल्स के अनुसार 0 हो जाएगा। तो ये बिल्कुल सही है, चार्ल्स के अनुसार बिल्कुल सही है, लेकिन ऐसा संभव नहीं है। संभव इसलिए नहीं है दोस्तों कि मान लीजिए कि आप एक सिलेंडर है और आपके सिलेंडर में मान लीजिए कि 500 ml गैस है, और इस सिलेंडर का टेम्परेचर आप कितना कर दीजिए तो आयतन 0 हो जाएगा। आयतन 0 होने का मतलब है कि गैस विलुप्त हो गया, और ऐसा चमत्कार साइंस में संभव है? अगर यहां पर कुछ ना कुछ गैस है तो द्रव्यमान तो कुछ ना कुछ है, तो 0 केल्विन कर देंगे तो ये 0 आयतन होने का मतलब द्रव्यमान भी 0। तो ऐसा संभव नहीं है, यह द्रव्यमान संरक्षण नियम की अवहेलना हो जाएगी। लेकिन चार्ल्स के अनुसार ऐसा संभव है। अब आप कहिएगा कि कौन सही है कौन गलत है? तो चार्ल्स का कहना है कि हां एकदम 0 केल्विन पर वॉल्यूम 0 हो जाएगा, लेकिन ऐसा संभव लगता है? नहीं लगता। तो किया जाए तो क्या किया जाए? तो आप कहिएगा कि कर ही देख लिया जाए, यानी 0 केल्विन टेम्परेचर ला करके चेक कर लिया जाए कि क्या स्थिति होता है। तो स्थिति यह है कि 0 केल्विन टेम्परेचर को प्राप्त नहीं किया जा सकता। 0 केल्विन टेम्परेचर एक ऐसा टेम्परेचर है जिसको प्राप्त करना संभव ही नहीं है। होता क्या है कि आप गैस को ठंडा करिए, और ठंडा करते 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 0 केल्विन पर लाइएगा तो तब गैस का आयतन क्या हो जाएगा। लेकिन होता क्या है कि आप गैस को ठंडा करते जाते हैं ना, ठंडा करते गैस जमकर ठोस बन जाता है। अब लीजिए, अब गैस रहा ही नहीं रहा, चेक कैसे होगा? बात को समझे कि नहीं समझे? एक तो इस टेम्परेचर पर को हम प्राप्त नहीं कर सकते हैं, 0 केल्विन टेम्परेचर प्राप्त नहीं किया जा सकता। क्यों? तो ये लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स कहता है, उष्मागतिकी का तीसरा नियम यही है कि इस टेम्परेचर को प्राप्त नहीं किया जा सकता। लेकिन चार्ल्स के नियम के अनुसार इस टेम्परेचर पर गैस का आयतन क्या हो जाएगा, लेकिन ऐसा प्रैक्टिकली संभव नहीं है। तो 0 केल्विन पर आयतन 0 होता है, लेकिन केवल थ्योरेटिकल, प्रैक्टिकली ऐसा संभव
केवल सैद्धांतिक तौर पर ही 0 केल्विन का ताप 0 केल्विन पर गैस का आयतन 0 होगा। प्रैक्टिकली 0 केल्विन को ना तो प्राप्त किया जा सकता है, और गैस को इतना पर अगर हम प्राप्त कर भी लेंगे इस टेम्परेचर पर, तो गैस इस टेम्परेचर से पहले ही ठोस अवस्था में परिणत हो जाते हैं, वे गैसीय अवस्था में रहते ही नहीं रहते। क्लियर हो गया? लेकिन ये बात तो है कि चार्ल्स के थ्योरी के अनुसार से 0 केल्विन पर आयतन कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अब 0 केल्विन पर सभी गैस का आयतन कितना होगा? ये कौन कह रहा है? सैद्धांतिक रूप से ये सही है, लेकिन प्रायोगिक तौर पर ये सही, प्रायोगिक तौर पर ऐसा कभी भी संभव नहीं है। लेकिन फिर भी इस टेम्परेचर पर इस टेम्परेचर को अगर कोई प्राप्त करता तो ये चेक किया जाता, लेकिन स्थिति ऐसी है कि टेम्परेचर को प्राप्त कर ही नहीं सकते। लेकिन फिर भी आपको याद रखना होगा कि 0 केल्विन टेम्परेचर वह टेम्परेचर है जिस पर सभी गैस का आयतन क्या हो जाते हैं? 0 हो जाते हैं। ये सैद्धांतिक रूप से सही है या प्रायोगिक तौर पर? सैद्धांतिक रूप से सही है। चूंकि आप ध्यान दीजिए कि 0 केल्विन पर आयतन 0 हो गया, तो इसीलिए 0 केल्विन को परम शून्य ताप कहा जाता है। क्या कहा जाता है? परम शून्य ताप 0 केल्विन को कहा जाता है जिस पर सभी गैस का आयतन चार्ल्स के अनुसार शून्य हो जाता है। तो परम शून्य ताप किसे कहते हैं? 0 केल्विन को। या परम शून्य ताप किसे कहते हैं? तो उस ताप जिस पर आयतन 0 हो जाता है। और इसे अगर डिग्री सेल्सियस में बदलिएगा तो ये हो जाएगा -273 डिग्री सेल्सियस। तो परम शून्य ताप का मान केल्विन में कितना? डिग्री सेल्सियस में। तो परम शून्य ताप को आप 2 तरीके से परिभाषित कर सकते हैं। परम शून्य ताप किसे कहते हैं? तो 0 केल्विन को। परम शून्य ताप किसे कहते हैं? उसी ताप को जिस पर सभी गैस शून्य आयतन प्राप्त कर लेते हैं। क्लियर हो गया? बातों को समझ गए? तो परम शून्य ताप किसको कहते हैं? 0 केल्विन डिग्री सेल्सियस में परम शून्य ताप का मान कितना? सभी गैस का आयतन किस ताप पर 0 हो जाता है? 0 केल्विन या -273 डिग्री। तो चार्ल्स का नियम तो आप समझ ही गए दोस्तों कि गैस का आयतन उसके परम ताप के क्या होते हैं? जब दाब को क्या रख दिया जाए और मोलों की संख्या कांस्टेंट। अब आप फिर आ जाइए, थोड़ा मैथमेटिक्स वाला दिमाग लगाइए दोस्तों। समानुपातिक राशि को बराबर करने के लिए क्या लगता है? कांस्टेंट। यानी V/T बराबर क्या? अब इसको आगे बढ़ाइएगा, V1/T1 बराबर V2/T2। V1/T1 बराबर V2/T2। V1/T1 बराबर V2/। दोस्तों अब तक हम समझे हैं किसका नियम? कोई दिक्कत नहीं। P1 V1 बराबर जब टेम्परेचर, उसके बाद हम पढ़े चार्ल्स का नियम V1/T1 बराबर V2/T2। जी प्रेशर क्या? अब मोलों की संख्या तो हर जगह कांस्टेंट है। अब आपको कहेगा कि दोनों नियम को मिला दीजिए, तो मिला दीजिएगा। बॉयल और चार्ल्स को मिला सकते हैं। बॉयल और चार्ल्स को मिलाइएगा तो ये मिल जाएगा दोस्तों। बॉयल चार्ल्स का मिला देते हैं। आइए एक बार फिर से देखते हैं। V1 जो मैथ बनाते हैं वो तो मिला दिए होंगे। समीकरण 1 को समीकरण 2 से मिलाने पर क्या? यानी P1
V1 बाय T1 अब P2 V2 बाय T2। अब पूछ देगा कि ये नियम किसका है, तो कहिएगा चार्ल्स बॉयल दोनों का। मिल गया कि नहीं मिल गया? समीकरण 1 और 2 को मिलाने पर समीकरण 3 प्राप्त हुआ है। क्लियर हो गया? मिला लिए? एक क्वेश्चन मिलेगा ऑब्जेक्टिव में, इसलिए हम बता दिए हैं, पूछा हुआ सवाल है। आइए दोस्तों, बॉयल का नियम समझ गए, चार्ल्स का नियम समझ गए। अब तीसरा नियम है गैलुसेक का। गैलुसेक बॉयल का नियम गैस के आयतन और दाब के बीच संबंध बताते हैं। बॉयल के नियम से न सिर्फ हम गैस के आयतन और दाब के बीच के संबंधों को जान सकते, बल्कि गैस के घनत्व और दाब के बीच के संबंधों को भी जाने। चार्ल्स के नियम गैस के आयतन और ताप के बीच के संबंध बतलाता। अब गैलुसेक का नियम क्या कहता है? गैलुसेक ने गैस के आयतन को क्या कर दिया? अब मोलों की संख्या तो हर जगह कांस्टेंट है, जहां नहीं है वहां बता देंगे। तो गैलुसेक का कहना है कि गैस का दाब गैस के ताप का परम ताप का, यानी कि गैलुसेक ने भी टेम्परेचर में किसका उल्लेख किया है? केल्विन स्केल पर ही बताए हैं। तो गैस का आयतन अगर कांस्टेंट है, गैस का आयतन अगर कांस्टेंट है, तो गैस का दाब गैस के ताप के समानुपाती होते। गैस का दाब गैस के ताप के समानुपाती होते, यानी दाब बढ़ेगा तो ताप बढ़ेगा, या ताप बढ़ेगा तो गैस का दाब बढ़ेगा। अब इस नियम को तोड़िएगा तो आराम से आप बता सकते हैं, अगर इतनी दूर आ गए हैं तो दोस्तों P1 बाय T1 बराबर P2 बाय T2। ये था दोस्तों गैलुसेक का नियम। तो गैलुसेक का नियम कह है कि गैस का आयतन अगर नियत हो तो गैस का दाब गैस के ताप के सीधा समानुपाती होता है, सीधा समानुपाती होता है। क्लियर हुआ दोस्तों? तीनों नियम को आप समझिए कि नहीं समझे? आइए दोस्तों, अब अगले क्लास में आगे के नियमों पर हम चर्चा करेंगे। ठीक है दोस्तों, राहुल कुमार बख्तियारपुर, नीतीश कुमार नहीं मिलता टेलीग्राम पर, क्यों नहीं डाल देते हो? टेलीग्राम पर कौन सी डालने के लिए बोल रहा है? पीडीएफ सेक्शन में ही डालते हैं दोस्तों, टेलीग्राम पर डालते हैं वायरल हो जाता है कोई गलत तरीके से, फिर उसका यूज करने लगता है, इसीलिए टेलीग्राम पर डालने से बचते हैं। ऐप से निकालने पर कल जो टेस्ट हुआ उसका आंसर भेज दीजिए प्लीज। ठीक है दोस्तों, आंसर बनाना है, भेज देंगे। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले क्लास में।